हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। तो हमारे संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन का और अधिकार एवं शक्तियों आदि का वर्णन है। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान को दिया गया है। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। पर संसद को कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। तो हमारे मूल संविधान में 7+1 = 8 मतलब 7 न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और वर्तमान में हमारे कितने हैं? तो वर्तमान में हमारे 33 न्यायाधीश हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। टोटल 34 लोग हैं। वर्तमान में हमारे भारत के 50वें चीफ सीजीआई कौन है? तो 50वें सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। अब आगे देखते हैं, न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में जानते हैं। उनका टेन्योर क्या होता है? संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। हालांकि इस संबंध में 3 प्रावधान किए गए हैं। तो 3 प्रावधान कौन कौन से हैं उनको जानते हैं। वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था जिसका निर्धारण करेगी। और सेकंड है, वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं। न्यायाधीश का क्या योग्यता होती है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश हो या किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो। राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। लेकिन अभी तक जितने न्यायाधीश बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने न्यायाधीश बने हुए हैं वो इन्हीं दोनों से बने हुए हैं। या 5 वर्षों में किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं या कम से कम 10 वर्षों का हाई कोर्ट में वकालत किए हैं। लेकिन इससे राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो, इससे नहीं बने हैं। अब हम जानते हैं एक सेकेंड, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। उन्नीस सौ पचास से 1993 तक राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति की जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1993 से अब तक राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये कॉलेजियम क्या होता है? तो कॉलेजियम को ऐसे समझ लीजिए, कॉलेजियम एक कमेटी होती है। उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 न्यायाधीश होते हैं। वो राष्ट्रपति को नेम सजेस्ट करते हैं न्यायाधीश बनने को कि ये बन सकते हैं। तो इसी को कॉलेजियम सिस्टम कहा गया है। ये अभी कॉलेजियम वर्ड को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि अभी न्यूज़ में भी रहा है। सीजीआई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं? उनको कौन अपॉइंट करता है? इसके बारे में जानते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है, बट अभी तक कैसे हो रहा, परंपरा क्या है, अभी तक कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इस परंपरा का उल्लंघन 2 बार हुआ है। एक बार अजीत नाथ रे को 1973 में, एक हमीदुल्ला बेग 1977 में। ये दोनों मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, कोई वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं थे, सिर्फ न्यायाधीश थे। इनको बना दिया गया था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया था सबसे लंबे समय तक सीजीआई कौन रहे हैं? तो ये डी.वाई. चंद्रचूड़, ये 2696 दिन रहे हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है? तो ये जो हमारे वर्तमान के सीजीआई हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, ये इनके पिताजी हैं।
सबसे कम समय तक कौन सीजीआई रहे हैं, तो ये कमल नारायण सिंह है। ये मात्र 17 दिन तक इनका कार्यकाल रहा है। सबसे कम समय के सीजीआई हैं। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में जानते हैं कैसे हटाया जाता है। कदाचार, मिसबिहेवियर और अक्षमता, इनकैपेसिटी के आरोपों में इन्हें पद से हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाने पर कम 100 और राज्यसभा में लाए जाने पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाती है। फिर संसद में चर्चा होती है। चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित किया जाता है। सूचित करना आवश्यक भी है। दोनों सदनों में यदि 2/3 बहुमत से पास हो गया, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है। बी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, मगर प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया, सभापति ने उसे खारिज कर दिया था, उनको भी नहीं हटा पाया था कोई। आर्टिकल 125 देखते हैं। इसमें न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत की संपत्ति निधि से वेतन दिया जाता है और जब तक वह पद पर रहते हैं उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश की वेतन कितनी होती है, तो 2,80,000 रुपये प्रतिमाह होती है और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका 2,50,000 रुपये प्रतिमाह होते हैं। आर्टिकल 126 देखते हैं। तो इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 127 में क्या दिया गया है, न्यायाधीश की नियुक्ति एड हॉक जजेस गणपूर्ण नहीं होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी ओहदे के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। आर्टिकल 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में बात की गई है। गणपूर्ण नहीं होने पर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 133 में क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय का स्थान सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकता है, मगर ऐसा निर्णय सिर्फ राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही होगा। मगर ऐसा निर्णय राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और उनके क्षेत्राधिकार के बारे में जानते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शक्ति क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। ये आर्टिकल 131 के अनुसार कुछ मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, जो कि निम्नलिखित हैं। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है स्टेट और स्टेट मतलब राज्य और दूसरे राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो मामला कहाँ जाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर सेंट्रल में और स्टेट में मतलब केंद्र में और राज्य में कोई मतलब डिस्प्यूट होता है या कोई विवाद होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। और कभी कभी सेंटर जैसे हमारे उसमें क्या कहते हैं, सेंटर में केंद्र में हमारे बीजेपी है और किसी राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो अगर वो दोनों एक साथ हो जाएं और दो स्टेट एक अलग ग्रुप बना लें तब भी अगर उनमें कोई विवाद होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार, तो अपीलीय अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, यहाँ अपील कर सकते हैं जाकर। आर्टिकल 132 के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं। तो ये सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहला संवैधानिक मामले, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हुआ तो वो भी कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। कोई दीवानी मामले यानी कि कोई पैसे का या संपत्ति का कोई हुआ तो वो भी वहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा।
और कोई फौजदारी या लड़ाई झगड़े का मामला हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। नेक्स्ट है पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तथा यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले है रिट अधिकारता। आर्टिकल 139 के अनुसार संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। ये आर्टिकल 139 में दिया गया है। अगर कहीं मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। सलाहकार क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, पर सलाह को मानना या न मानना ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, जो कि ये राष्ट्रपति भी थे और मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी तो ये फातिमा बीबी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।